हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर 12th कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें से हम ये मान लीजिए 6 मार्क्स का तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, मोस्टली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से 5 या 6 में से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, एक इसमें से MCQ या कोई भी 1 मार्क क्वेश्चन आ रहा है। तो अब देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा चैप्टर है। काफ़ी सारे टॉपिक तो अब इसमें है नहीं सिलेबस में जो पहले इंक्लूड होते थे, जो हैं हम वही कर रहे हैं। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब समझते हैं। कंज्यूमर की प्रोटेक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये चैप्टर है पूरा हमें बता रहा है कि कंज्यूमर जो है उसको बहुत सारी तरीके की माल प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का शिकार हो रहा है। और यहाँ पर जब भी इस तरीके की कोई वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन है तो कानून की जिम्मेदारी बन जाती है उसकी मदद करना। एक यहाँ पर दे रखा है कैविएट एम्प्टर एंड कैविएट वेंडिटर। कैविएट वेंडिटर, बिवेयर दी वेंडर, कि जो आपका बेचने वाला है सेलर को जो है वो सावधान रहना चाहिए। पहले होता था कैविएट एम्प्टर, कि जो हमारा यहाँ पर है कि मेनली लेट द बायर बीवेयर, हमें उससे लेट द कंज्यूमर बीवेयर। ठीक है, क्या इसमें दो चीज़ें हैं, इसका मतलब है लेट द बायर बीवेयर, कि किसको सावधान रहने की ज़रूरत है, जो खरीद रहा है। हमें इसको शिफ्ट करना था कैविएट वेंडिटर, लेट द सेलर बीवेयर। देखिए, एक कानून जो है उसके बनने का सही पर्पस सॉल्व ही तब होता है जब लोग वो गलती करने से, वो जो भी क्राइम है उसको करने से डरने लग जाएं। यही इसका पूरा का पूरा सार होता है कोई भी कानून बनने का। तो इससे पहले जब एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, प्रॉब्लम क्या थी कि ये है कि चीज़ें कैसे भी बेच दी जा रही हैं गलत सही टर्म्स के ऊपर, और फिर ये मान रहा है कि बायर्स को ही सावधान रहना चाहिए जब वो खरीद रहा है। लेकिन अच्छे कानूनों ने क्या चीज़ बदली कि इन्होंने ये बदला कि बेचने वाले को ज़्यादा सावधान होने चाहिए कि अगर उसने किस तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या माल प्रैक्टिसेस की है तो एक्शन उसके अगेंस्ट भी आएगा। तो यही पूरा मीनिंग होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर अगेंस्ट वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस दैट ही हैज़ टू फेस, ठीक है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स। तो जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से जितनी भी कोई भी माल प्रैक्टिसेस अनफेयर है उसके खिलाफ सुरक्षा एक तरीके से देना, यही कंज्यूमर प्रोटेक्शन में है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की सबसे पहले समझते हैं कि ज़रूरत क्यों महसूस करी गई कि एक कानून बने या उसके बारे में हम इतना काम करें। इसकी दो रीज़न अगर हम देखें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्यों ज़रूरी था कि एक अच्छा कानून बने और उसके तरीके से ज़्यादा काम हो, और क्यों बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें कंज्यूमर को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए या करने की ज़रूरत पड़ी, उसके 3 रीज़न हैं। सबसे पहले कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखिए, जो खुद सब कुछ जानता है उसको हमें इतना खुद किसी दूसरे को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने देखा कि हमारी मार्केट के अंदर ना सिर्फ इलिटरेट बल्कि पढ़े लिखे लोगों का भी अवेयरनेस का लेवल ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनको राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीफ अवेलेबल के बारे में जानकारी ही नहीं है, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया गया। दूसरी चीज़ है अनऑर्गेनाइज्ड। जानकारी भी है तो उनके पास कोई तरीके के ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनके लिए काम करे, और उनको अपने जो भी शिकायतें हैं वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर सामने वाले के सामने, बिजनेस के सामने, मैन्युफैक्चरर के सामने रखने का प्लेटफॉर्म दे। तो ये प्रॉब्लम थी। तीसरी है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को रोज़मर्रा में कई तरीके की एक्सप्लॉयटेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की बात हो गई, सही पैकेजिंग ना होने की बात हो गई, एडल्ट्रेशन की बात हो गई, काफ़ी सारी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ रही थी। तो ये 3 रीज़न ने ये इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को प्रूव किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होनी चाहिए।
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी तरीके से बिजनेस को अगर ग्रो करना था, वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि कंज्यूमर को सुरक्षा दी जानी चाहिए। किस लिए? खुद बिजनेस के इंटरेस्ट में रहेगा। जो बिजनेस अगर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म में उसके लिए भी अच्छा है। बिजनेस समाज के ही रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, तो ये ज़रूरी है कि वो समाज के हितों को भी ध्यान में रखे। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ से वो पैसा अर्न कर रहा है, उनके हितों को वो ध्यान रखे। मॉरल जस्टिफिकेशन भी यही कहती है कि मॉरली भी इनकरेक्ट है कि जब आपको आपकी मर्जी की कीमत मिल जाती है, तो आपको कम से कम फेयर डील जो है कंज्यूमर को देनी चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन ये कहती है कि किसी भी तरीके की मिसलीडिंग अगर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, तो उसका भी गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन को इनवाइट करने वाली हो सकती है। तो हमें इसलिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो कंज्यूमर भी ये मानते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। 3 रीज़न, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है हमारी कंज्यूमर राइट्स। हमें हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 बना, इसमें ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो है अपने आप में लॉ एक्ट है, क्योंकि इसमें राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीफ सब कुछ दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर पहले ही बात है कि राइट्स जो है हमारे कौन कौन से हैं। पहला अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमें देता है, वो देता है हमारी लाइफ की, प्रॉपर्टी की, हेल्थ की सुरक्षा का। आपने कोई सर्जरी कराई, ऑपरेशन कराया और बॉडी के गलत हिस्से का ऑपरेशन कर दिया गया या और कुछ नुकसान हमें पहुंचाया गया, कौन सा राइट वायलेट हुआ? राइट टू सेफ्टी। किसी ने कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदा, उसमें करंट है या डिफेक्ट है, तो हमारा कौन सा अधिकार गया? राइट टू सेफ्टी। हमने कार हुआ, मोटर बाइक, इस तरीके से कोई व्हीकल खरीदा और वहाँ पर उसका ब्रेक काम नहीं कर रहा है या उसके एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी उसमें डैमेज के कारण है, तो ये अधिकार सबसे पहले गया राइट टू सेफ्टी, कि हमें अपनी 3 चीज़ें हैं, हेल्थ, लाइफ और प्रॉपर्टी, इनकी सुरक्षा का सबसे पहला अधिकार है। हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो इसकी वजह से ये नहीं है कि हमारा वो अधिकार चला गया। लेकिन ध्यान रखिए, अगर उस गुड्स या सर्विसेज के डैमेज होने की वजह से ये हुआ है, तो ही ये राइट ऑफ सेफ्टी जा रहा है। अब अगर हम चाकू से हाथ कटवा लें फिर कहीं हमारा राइट टू सेफ्टी, वो अपना काम ठीक कर रहा है, उसके गलत काम करने की वजह से अगर नुकसान हुआ होता, तो ही वो राइट टू सेफ्टी को वायलेशन में माना जाएगा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, दूसरा अधिकार है हमें इन्फॉर्मेशन पाने का। हमें प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, इंग्रेडिएंट के बारे में, क्वालिटी के बारे में जानकारी लेने का पूरा अधिकार है। केस स्टडी आती हैं कि आपने कोई फूड आइटम खरीदी, प्रोसेस्ड फूड कुछ खरीदा, उसकी पैकेजिंग के पर ये नहीं लिखा हुआ कि वो नॉन वेज है या वेज है, ठीक है, वो जो ग्रीन रेड डॉट आ रही है कोई मेंशन नहीं है। राइट टू इन्फॉर्म्ड हमारा गया। एक्सपायरी डेट नहीं दी हुई है, राइट टू इन्फॉर्म जाएगा। तो एक अधिकार हमारा बनता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का। राइट टू चूज़, अगर कोई ब्रांड शॉप है, कुछ ही ब्रांड को एडवर्टाइज कर रही है, रख रही है अपने पास, बाकी सब दिखाई नहीं रही है, तो कौन सा गया? राइट टू चूज़। कोई भी कंज्यूमर को किसी चीज़ को खरीदने के लिए या ना खरीदने के लिए हम फोर्स नहीं करते हैं, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो हमारा राइट टू चूज़ का वायलेशन माना जाएगा। कुछ गैस एजेंसी ने गैस कनेक्शन जब लिए तो उन्होंने कहा उसके साथ साथ में गैस स्टोव आपको लेना ही पड़ेगा, ये हमारे राइट टू चूज़ का वायलेशन माना जाएगा। अगर यहाँ पर कहीं डॉक्टर्स अगर ये कर रहे हैं कि वो जहाँ कह दें कि यहीं से मेडिसिन लेनी है या कहीं और से नहीं लेनी है, अगेन है राइट टू चूज़ का वायलेशन है ये, कि किसी को भी कोई चीज़ खरीदने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता या रोका नहीं जा सकता। राइट टू बी हर्ड, अगर आपकी कोई भी तरीके की कंप्लेंट्स है, क्वेरी है, तो आपका पूरा अधिकार है कि आपकी सुनवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर, सेलर चीज़ें बेचने के बाद आपको एंटरटेन नहीं करता, आपकी कंप्लेंट, सजेशन, क्वेरी नहीं सुनता है, तो ये राइट टू बी हर्ड का वायलेशन माना जाएगा। और पहले के कोई अधिकारों का मूल्य नहीं है अगर हमने राइट टू बी हर्ड नहीं दिया है। तो आज के दिन पर सभी हम देखेंगे एमएनसीज अपने प्रोडक्ट्स के साथ में कस्टमर केयर नंबर जो हैं क्वेरीज के लिए वेबसाइट वगैरह शेयर करती हैं। वो किस लिए? राइट टू बी हर्ड जो है वही देने के लिए। राइट टू सीक रिड्रेसल, अब हमारे साथ जो हमारी कंप्लेंट जेन्युइन है, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो प्रूव है, तो हमारा अधिकार ये नहीं है कि सिर्फ सुनवाई हो जाए। अगर नुकसान, डैमेज हुआ है तो हमें उसका रिड्रेसल लेने का, कंपनसेशन लेने का अधिकार भी ये कानून देता है। और फिर है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इसमें एक गलतियाँ बहुत करते हैं बच्चे, राइट टू एजुकेशन लिखाते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है
टीचर की पूरी मर्जी है कि वो नंबर ही ना दे। राइट टू एजुकेशन बिल्कुल अलग है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एजुकेशन से मत जोड़ देना, कंज्यूमर एजुकेशन की हमें एज एन कंज्यूमर अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेमेडीज़, कोर्ट्स की फंक्शनिंग के बारे में पूरा जानने का अधिकार है। वही अधिकार देने के लिए ये चैप्टर आपको सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। यही अधिकार देने के लिए गवर्नमेंट्स इतना सारा पैसा खर्च करती हैं कि हर जगह अलग अलग साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, टीवी के अंदर बहुत सारी ऐड आती है, जागो ग्राहक जागो टाइप्स जो होते हैं, गवर्नमेंट कैंपेन चलाती रहती है। ये हमारे कौन से राइट को एक्सरसाइज दे रही हैं? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। उसके बाद है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने बहुत छोटा सा लिखा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, हम अपने राइट जब भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक तरीके से निभा रहे हो। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या बनती हैं? एज एन कंज्यूमर अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करते हैं तो हम अपने राइट्स के लिए भी नहीं बोल सकते। तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ कैन यू आस्क फॉर योर राइट्स? तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं कर रहे हो, सिंपल चीज़ है, आपका राइट भी आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बी एन अवेयर कंज्यूमर। आपको एक अवेयर और कंज्यूमर बनना चाहिए, क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर बनना चाहिए। आपको ठीक तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है उनको लर्न करना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद है आपको प्रूफ ऑफ परचेज ज़रूर लेना चाहिए। अगर हम बिलिंग ही नहीं ले रहे हैं, प्रूफ ऑफ परचेजिंग है, बहुत सारी केस स्टडी में आता है कि वहाँ पर कंज्यूमर के साथ ये गलत हो जाता है, लेकिन उसने बिल तो उसके पास है ही नहीं, क्या वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। जब तक आपके पास प्रूफ ऑफ परचेज नहीं है, यानी आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रखी, तो आप आगे शिकायत कैसे करोगे? तो कैश न हो, बिल होना ज़रूरी होता है। खुद ईमानदार होना चाहिए, एनवायरनमेंट के प्रति आपको सजग होना चाहिए कि खुद से हम किसी तरीके का डिस्पोज ऑफ ना करें। जो भी गारंटी वारंटीज़ हमारे साथ अटैच करी गई हैं प्रोडक्ट के साथ, उसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। लर्नड कंज्यूमर हमें होना चाहिए। लर्नड कंज्यूमर का है कि जो भी इंस्ट्रक्शन शेयर करी जा रही हैं उसको, प्रोडक्ट को यूज़ करने के बारे में, वो हमें ध्यान से सुननी चाहिए। हम ही बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी, तो फिर हम राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक कंपनी है, जैसे उसने वॉशिंग मशीन सेल आउट करी, उसके बाद ये होता है कि उन्होंने ये कहा था कि इंस्टॉलेशन हम ही करेंगे। इंस्टॉलेशन वो जल्दी में अपने किसी फ्रेंड से या अपने घर में किसी मेंबर से करा लेते हैं, फिर वो उसमें कुछ डैमेज आ जाता है, तो यहाँ पर कंपनी जो है और वो शिकायत करता है, कंपनी मना कर देती है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन आपने फॉलो नहीं करी है। तो सबसे पहले आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, तभी आप अपने राइट्स के लिए कह सकते हो। तो ये हमारी हो गई कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब आता है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या क्या तरीके हो सकते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के? अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, टोटल 5 पॉइंट्स है, 2 कंज्यूमर की तरफ है, 2 प्रोड्यूसर की तरफ है, 1 गवर्नमेंट की तरफ है। कंज्यूमर की तरफ कौन कौन से 2 आए? उन्होंने कहा कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस और पढ़ाई लिखाई हमेशा साथ साथ नहीं चलती हैं। बहुत बार बहुत पढ़े लिखे भी अवेयर नहीं होते हैं, उनको सही चीज़ों के बारे में जानकारी होती ही नहीं है। उनको सिर्फ कुछ टॉपिक्स के बारे में ज्ञान हो सकता है, लेकिन उनको अपने अधिकारों के बारे में भी सही जानकारी हो कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले बी एन अवेयर कंज्यूमर। और अगर हम ये मान लें कि जो अनपढ़ है वो अवेयर नहीं है, बिल्कुल गलत है। बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग भी अधिक के बारे में जानते हैं, अगर उनको उनकी भाषा में वो चीज़ समझाई जाए और उन तक पहुंचा दी जाए। तो पहली चीज़ है कंज्यूमर में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। दूसरी चीज़, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कंज्यूमर्स को इनकरेज करना चाहिए, ताकि उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म पर मिले अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए। उसके बाद सेम है, बिजनेस खुद सेल्फ रेगुलेशन में रहे, जो गलती करने वाला है वही ये मान ले कि नहीं करना ठीक है उसके लिए भी। दूसरी चीज़, बिजनेस एसोसिएशन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, फिकी हो गया, CII हो गया, ये सब चीज़ें भी अच्छा काम कर सकती हैं कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए। और लास्ट में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो है ही, गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन शुरू करना, कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करना, उनको जागरूक करना, ये सब तरीके से गवर्नमेंट जो है वो भी कंज्यूमर को अपने राइट्स एक्सरसाइज करने में हेल्प करती है। अब हमारे लास्ट टॉपिक बचते हैं जो हमारी कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह हैं, उनका पूरा मैकेनिज़्म है वो। और मेनली जो है मेनली हम पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से रिलीफ और रेमेडीज़ हमें अवेलेबल हो सकती हैं। चलिए वो आगे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं,
ये समझिए सबसे पहले कंज्यूमर माना किसको गया है? कंज्यूमर को माना गया है वो जिसने पूरी पेमेंट कर दी हो और पेमेंट करके कोई चीज़ खरीदी हो। एक जिसने प्रोडक्ट को हायर सर्विसेज पर इंस्टॉलमेंट पर लिया है वो भी कंज्यूमर है। ऐसा नहीं है कि पूरी पेमेंट नहीं गई है तब तक हम किसी चीज़ के कंज्यूमर ही नहीं है। तीसरी चीज़ है पार्ट ऑफ द पेमेंट करने के बाद दूसरी पार्ट ऑफ द पेमेंट जो है हमारी अभी आगे जानी बाकी है, उस केस में भी हमने कहा कंज्यूमर माना जाएगा। और जिसने परचेज़ किया है अगर हम उसकी मर्ज़ी से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तभी भी हम कंज्यूमर माने जाएंगे। अब बात आती है तो यानी कि जो कंज्यूमर नहीं है वो तो केस फाइल करा ही नहीं सकता। उसके बाद है हु कैन फाइल एक केस, ठीक है, तो कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? पहली चीज़ जो खुद जो कंज्यूमर है वो कर सकता है, दूसरी तरफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो कंज्यूमर पार्ट है, मेंबर है, तीसरे कोई ऐसा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो पार्ट नहीं है वो भी कंज्यूमर के लिए केस फाइल कर सकता है। फिर उसके बाद आती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी इस अथॉरिटी में होते हैं कि वो कंज्यूमर के लिए केस फाइल कर सकती हैं। तो ये तो हो गया कौन कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान से सुन लेते हैं, हु कैन नॉट फाइल ए केस। हु कैन नॉट फाइल, देखिए कभी भी वेंडर्स जो होते हैं, चीज़ों को बेचने वाला है, चाहे वो आपका कितना ही वेल विशर क्यों ना हो, वो कभी भी केस फाइल नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बोल कर ही आप केस फाइल कर पा रहे हो। इसके बाद आती है रिड्रेसल एजेंसीज होती हैं। 3 रिड्रेसल एजेंसीज होती हैं। सबसे पहले बात आती है डिस्ट्रिक्ट फोरम की। डिस्ट्रिक्ट फोरम 20 लाख से कम के केसेस जो होते हैं यहाँ पर जाएंगे। टोटल हमारे देश में 644 जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम काम कर रही हैं। इसमें 3 मेंबर का होना ज़रूरी है, जिसमें से एक का फीमेल, एक प्रेसिडेंट होता है। और ये सब चीज़ें जो हो गया, और उसके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर की क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। जैसे ही कोर्ट में केस जाता है वहाँ पर फिर आगे कार्रवाई करते हुए जिसके भी खिलाफ एलिगेशन है उसको नोटिस दे दिया जाता है। और एक रिक्वायर्ड, एक सबसे बड़ी चीज़ है टाइम बाउंड की है, कि मोस्टली केसेस के अंदर बोला कि इन्होंने टाइम बाउंड रिड्रेसल है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर ही केसेस आपके सॉल्व हो रहे हैं, उससे ज़्यादा टाइम पीरियड आप ले ही नहीं सकते। आपको एक कोर्ट से दूसरे में जाना है, वहाँ भी टाइम पीरियड है कि 30 डेज तक ही आपके पास ये सुविधा है कि आप दूसरी में जा सकते हो। अगर आप इस फैसले से सहमत नहीं हो, विद इन 30 डेज के अंदर अंदर इसमें जाना है। अगर 30 डेज से ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया तो आप एलिजिबल ही नहीं हो आगे केस को लेकर जाने के लिए। तो ये चीज़ जो जाती है, और यहाँ पर चीज़ इसीलिए 30 डेज का जो टाइम पीरियड है वो माना गया है। अब बात आती है कितने तक का केस कहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कहा कि 20 लाख से अमाउंट से नीचे तक के केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है। 20 लाख से और 1 लाख तक के केस स्टेट कमीशन में, या फिर वो केस जिनकी जजमेंट जो है जो भी पार्टी है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से खुश नहीं है, वो भी स्टेट कमीशन में अपील कर सकती है। या फिर जिनकी अमाउंट जो है जो भी उनके क्लेम की अमाउंट 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे है, वो सीधे तौर पर भी स्टेट कमीशन जो है उसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाली है कि जैसे ही उनके पास शिकायत हो जाएगी, एक्यूज पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा, जांच वगैरह के लिए चीज़ें भेजी जाएंगी, और अगर रिलीफ की रेमेडीज़ की बात होगी तो फिर वो सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी वहाँ पर आती है। तो एग्रीड पार्टी जो भी है वो सेटिस्फाइड फिर नहीं होती है, फिर उसके बाद फिर वो कहाँ जा सकती है। नेशनल कमीशन में अगेन टाइम पीरियड 30 डेज ही बोला है। 30 डेज से 1 दिन ज़्यादा होने के बाद आप इसमें नहीं जा पाओगे। नेशनल कमीशन में सीधे 1 करोड़ या इससे ज़्यादा की अमाउंट का केस है तो सीधे भी जाया जा सकता है, नहीं तो नीचे के कोर्ट्स जो हैं। अब देखिए 1 करोड़ से कम की अमाउंट के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी नेशनल कमीशन ही है, इससे आगे सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते। नेशनल जो है हमारी नेशनल कमीशन में ही आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी होगी। नेशनल कमीशन में 1 करोड़ या इससे ज़्यादा के अगर इससे ज़्यादा के क्लेम है वो सीधे तौर पर भी नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट के जो भी केसेस हैं वो यहाँ पर अपने सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अगेन वही 30 डेज वाली। लेकिन ये समझिए कि नीचे से अगर कोई रेफर होकर केस आया है उसके लिए हाईएस्ट अथॉरिटी नेशनल कमीशन ही है, लेकिन कोई केस सीधे नेशनल कमीशन में आए वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी 1 करोड़ से कम की अमाउंट के केसेस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। वहाँ पर वो सिर्फ नेशनल कमीशन वाले की जुरिडिक्शन ही होती है। तो इसमें याद क्या करना है, 3 मेंबर, इसमें भी 3 मेंबर, इसमें 4 मेंबर। इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर की, इनके पास हाई कोर्ट के बराबर की, इनके पास सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट है। तीनों में ही बोला गया एक का फीमेल होना ज़रूरी है। एक से दूसरी में जाना है तो 30 डेज से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है। तो ये हमारी हो गई रिड्रेसल एजेंसीज। इसके बाद है
जो भी हमारे रेडरसल एजेंसीज के पास गए, हमने देखा कि हमारी कंप्लेंट जेन्युइन है और हमारा ये प्रूव हो गया, एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है, क्या क्या रिलीफ एक कंज्यूमर को अवेलेबल हो सकते हैं कोर्ट में। पहली चीज़, हम बाइक का ही एग्जांपल ले लें, कोई पार्ट खराब है उसको रिप्लेस करा सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है पूरे प्रोडक्ट का, आप कह रहे हो मेरे को ये बाइक ही नहीं रखनी, उसको रिप्लेस कराया जा सकता है। पहले डिफेक्ट्स रिमूव किया, फिर रिप्लेस ही कर दिया प्रोडक्ट, पैसा रिफंड कराने की बात। आपका कोई डैमेज हुआ है तो उसका कंपनसेशन, कोई गलती उसने बहुत बड़ी करी है मैन्युफैक्चरर या सेलर ने, उसको पनिशमेंट के तौर पर पैसा भी देना पड़ सकता है। डिसकंटिन्यूस कराया जा सकता है उन सर्विसेज को अगर उनमें हैजार्डियस एलिमेंट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इस तरीके की चीज़ें बनाने पर रोक, और 5% के बराबर के जो वैल्यूज़ हैं उसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स में ट्रांसफ़र करने के लिए भी बोला जा सकता है। एडवर्टीजमेंट सही कराने के लिए बोला जा सकता है, पोस्ट कोई लगी है वो भी आगे कंज्यूमर को देने के लिए बोला जा सकता है। ये सब हो गए रिलीफ और रेमेडीज़ अवेलेबल। ज़रूरी नहीं है सब केसेस में सभी मिले, ये रेमेडीज़ मिल सकती हैं। रोल ऑफ एनजीओज, लास्ट टॉपिक हमारा हो गया चैप्टर का भी और सिलेबस का भी। रोल ऑफ एनजीओज जो हैं वो क्या रहेंगे, कि बहुत सारे आज के टाइम पर कंज्यूमर एनजीओज जो काम कर रहे हैं, जो कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से, वॉइस दिल्ली में नाम आ रहा है, कलकत्ता का CUT वगैरह, ये बहुत सारे तरीके के कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं। देखिए वो क्या क्या काम करते हैं। अगर आपका कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप क्या क्या काम करोगे अगर आपने कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाया। सबसे पहले कंज्यूमर को उनके राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीफ के बारे में अवेयर करना, एजुकेट करना। टाइम पर पीरियडिकल्स जो हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स वगैरह में जानकारियाँ देना। उसके बाद होता है कि जो भी उनकी लगातार हैं कंपैरेटिव जो हैं टेस्टिंग कराना प्रोडक्ट्स की, कि जो ये दावे कर रहे हैं आपस में ये ठीक भी हैं या नहीं हैं। कंज्यूमर को इनकरेज करना अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए, उनको लीगल सुविधाएं देना कि आप अपने आप से लॉयर नहीं कर पा रहे हो तो उनको लीगल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना। इवन उनकी बिहाफ पर उनकी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कराना। और कई बार जब कंज्यूमर है, किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं, पूरी कंज्यूमर ग्रुप के बेसिस, ग्रुप के हित के लिए आपको कंप्लेंट फाइल कराना। ये कुछ केसेस ये कुछ रोल होते हैं, काम होते हैं जो एक एनजीओज या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो यहाँ हमारा सिलेबस पूरा होता है और इसके बाद हम करते हैं केस स्टडीज़। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की केस स्टडी। फर्स्ट केस स्टडी है वो बारे में है, कैन सोनिका अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस करने के लिए देखते हैं कितने तक यहाँ पर क्या सिचुएशन है। ऑन सोनिकाज बर्थडे हर मदर गेव हर ए पेयर ऑफ गोल्ड ईयरिंग। आफ्टर 1 month सोनिका ऑब्जर्व दैट द ईयरिंग्स आर लॉसिंग देयर शाइन। She checked the mark on the earrings and found that it was not a proper hallmark and her mother had been cheated by the shopkeeper. So she filed a complaint in district forum which rejected it. Not satisfied by the decision of district forum, she was very much disturbed and after 2 months decided to appeal further. Can Sonika appeal against the decision, ठीक है, of the district forum? Give reason in support of your answer। देखिए सिंपल है, यहाँ पर है कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते वो बात ही नहीं है। एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जाने के लिए टाइम होता है 30 डेज़ का। ऑलरेडी 2 month की टाइम ड्यूरेशन जा चुकी है, तो अब वो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट स्टेट कमीशन में जा ही नहीं सकती क्योंकि टाइम पीरियड था 30 डेज़ का ही होता है। सेकेंड केस स्टडी है, वहाँ पर है ये भी इसी के बारे में है। कैन हिमांशु अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्टेट कमीशन, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। हिमांशु परचेज्ड ए न्यू कार फ्रॉम गैलेक्सी मोटर्स फॉर 25 lakh. He was offered free insurance for the first year and 3 free services to be availed after the car had covered 5,000 km, 10,000 km and 15,000 km respectively. When Himanshu took the car for the first free servicing, he was told that car was not new and first service had already been availed on this car. He felt cheated and filed a complaint in State Commission. Being not satisfied with the decision of State Commission, after 2 months, again वही केम स्टडी से हमारी है, 2 month के बाद आप हायर जो है अथॉरिटी के पास नहीं लेकर जा सकते हो। तो यहाँ पर भी हिमांशु भी जो है
वो भी अपना केस आगे नहीं लेकर जा पाएगा। थर्ड केस स्टडी है, थर्ड केस स्टडी इसमें थर्ड केस स्टडी है स्टेट द कंज्यूमर राइट विच मंजू एक्सरसाइज्ड, कि कौन से कंज्यूमर राइट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मंजू बॉट ए पैकेट ऑफ चिप्स फ्रॉम ए लोकल शॉपकीपर and found that the ingredient given on the label were not legible. He complained about it. He complained about it to the company. The company sent a written apology stating that they will make sure that existing packets are withdrawn from the market and new packets with legible labels will soon made available. State the consumer right. उसने सीधे सीधे यूज़ किया right to be informed। देखा कि लेबल के ऊपर जो जानकारियाँ होनी चाहिए थी वो नहीं मेंशन है और शिकायत की। तो यहाँ पर है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि एक कंज्यूमर है उसको पूरा अधिकार है वो प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट, प्राइस, क्वांटिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जाने। तो ये अधिकार जो है उसने अपना एक्सरसाइज किया। इसके बाद है फोर्थ केस स्टडी। फोर्थ केस स्टडी में है, यहाँ पर भी कंज्यूमर राइट्स जो है वो कौन सा एक्सरसाइज किया वही बताना है। सुमन बोट ए बॉक्स ऑफ चीज़ ऑफ ए रेप्यूटेड ब्रांड फ्रॉम ए लोकल शॉपकीपर। ऑन ओपनिंग द बॉक्स शी फाउंड ए पीस ऑफ स्टोन इन द चीज़। शी रिपोर्टेड द मैटर टू द शॉपकीपर हु फॉरवर्डेड हर complaint to the concerned company. Within a week, the representative of the company visited Suman's residence with an apology and a replacement offered her a new cheese pack with 4 other variety of cheese as compensation for the inconvenience to her. तो ये उसने यूज़ किया राइट टू सिक रिड्रेसल की बात आ गई, ठीक है। और वहाँ पर अगर उसमें और कुछ इंग्रेडिएंट गलत होता तो राइट टू सेफ्टी की बात भी आ सकती थी। तो मेनली उसने यूज़ किया राइट टू सिक रिड्रेसल, क्योंकि वहाँ पर स्टोन था तो यहाँ पर जो है खाने पीने की चीज़ में कोई गलत चीज़ आ जाए तो वो हेल्थ के लिए भी गलत हो सकती है, तो राइट टू सेफ्टी भी आ सकता है। उसके बाद है फिफ्थ केस स्टडी है, यहाँ पर भी यहाँ पर है यहाँ पर भी राइट्स के बारे में बात हो रही है। स्टेट द कंज्यूमर राइट विच मानवेंद्र हैड एक्सरसाइज। Manvendra always went to specific shop to buy all consumable and non-consumable goods. In this shop, variety of product of different brands were displayed nicely and salesperson available also gave good sales presentation if required. But this shop was quite far off from his residence. His friend Anant always wondered why Manvendra wasted so much time in going to that shop whereas there were many big brand shops situated near his residence having consumable and non-consumable goods. Anant asked Manvendra the reason of going to that particular shop. Manvendra told that he was exercising one of his right which could not exercise in nearby big brand shop. तो वहाँ पर वो कौन सा राइट अपना यूज़ कर रहा है? देखिए वो सारे ब्रांड्स वाली शॉप में जा रहा है जहाँ सब तरीके की वैरायटी है। ये है राइट टू, सिंपल है राइट टू चूज़, कि वो ये नहीं है कि पास की जो ब्रांड की शॉप है वो कुछ ही ब्रांड्स रख रहे हैं बाकी नहीं मिल रहे हैं तो उसको पूरा अधिकार है चूज़ करने का, तो वो उतनी दूर वाले शॉप पे इसीलिए जा रहे हैं। सिक्स्थ केस स्टडी है, इसमें है नेम द डॉक्यूमेंट दैट रवि कुड हैव हैड ऑब्टेन्ड फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोरम। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है? केस स्टडी है तो सिक्स केस स्टडी है हमारी। ऑन द ईव ऑफ दिवाली रवि परचेज 2 किलोग्राम ऑफ स्वीट फ्रॉम नंदन स्वीट्स। ऑन कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स his wife fell sick and was to be hospitalized. Ravi wanted to file a case in the consumer forum but could not do so because he do not have any proof of buying sweets from Nandan Sweets. Name the document. कौन से डॉक्यूमेंट की बात हो रही है? सिंपल, उसके पास प्रूफ ऑफ परचेज यानी कैश मेमो नहीं है।
इसी की वजह से वो अपना राइट जो है एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास प्रूफ ऑफ परचेज रहा होता तो वहाँ पर वो उसके अगेंस्ट शिकायत कर सकते थे। 7th केस स्टडी है, कैन पंकज अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट केस कमीशन, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इसमें है पंकज परचेज a car from Abhishek Motors ₹50 lakh. The company offered many attractive gifts to Pankaj like free insurance, first 2 year free pickups and drop facilities for free servicing up to 20,000 per kilometer, etc. But after a few days, Pankaj noticed that the pickup of the car was not good and there were some problem in the engine. The company serviced the car free of cost, but even then Pankaj was not satisfied with the performance. Abhishek Motors is not giving him the due response, so he filed. तो उसने फाइल किया, तो यहाँ पर गया, फाइल्ड ए कंप्लेंट इन द स्टेट कमीशन बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑल्सो. ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब एंड आफ्टर 2 months डिसाइडेड टू अपील अगेंस्ट. देखिए अपील जब नेक्स्ट कोर्ट में कर रहे हो तो ये देख लेना होता है कि 30 डेज से ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है. तो यहाँ पर केस सारा पढ़ना एक साइड है, आपको यही लाइन मेनली पढ़नी थी कि 2 महीने के बाद जाग रहा है कि मेरे को केस करना चाहिए, अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि 30 डेज़ के विदिन आपको डिसीजन लेना होता है हायर कोर्ट में जाने का. 8th केस स्टडी है, कैन सोनिका अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम. देखते हैं ये भी वैसे ही लग रही है. ऑन सोनिका बर्थडे हर मदर गेव हर, ये तो हो गई, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट 9th केस स्टडी कर रहे हैं. 8th ही होगी एक्चुअली, ये तो रिपीट आ गई थी केस स्टडी बीच में. स्टेट व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर इन द अबव स्टेटेड राइट. किस तरीके की नॉलेज जो है वो कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं. द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी ए वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ. हमारा एक अधिकार ये कहता है कि हमें अपने अधिकार के बारे में नॉलेजेबल होने का पूरा अधिकार है. ये है हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जिसकी वजह से शायद हम ये चैप्टर भी अपने कोर्स के एक हिस्से के रूप में पढ़ रहे हैं. तो ये हमारे कौन सा राइट आएगा, ये हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन आ गया. नेक्स्ट केस स्टडी हमारी आ रही है, अंडर द 3-tier मशीनरी वेयर कैन ए लीगल हियर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिकीज्ड कंज्यूमर फाइल ए कंप्लेंट्स वेयर द कंपनसेशन क्लेम ऑफ ₹25 lakh. ठीक है, 25 लाख का जो है वो हमारा है किस में जा रहा है, 20 लाख से अबव और 1 करोड़ से कम, वो सारे केस जाते हैं स्टेट कमीशन के अंदर जा रहे हैं. 11th केस स्टडी है इसकी, आइडेंटिफाई द राइट अंडर विच शी कैन बी प्रोटेक्टेड. प्रज्ञा bought an iron of a reputed brand for ₹1500, but it caused an electrical shock while it was being used. प्रज्ञा wants to exercise her right. आपको ये राइट एक्सरसाइज जो है वो करना है. राइट सिंपल कौन सा है, राइट टू सेफ्टी. जब भी हम किसी चीज़ को भी खरीदते हैं हमारा पहला अधिकार होता है हमारी हेल्थ की, लाइफ की और प्रॉपर्टी की सेफ्टी का. तो यहाँ पर वो अपने प्रॉपर्टी की राइट जो है उसकी सेफ्टी मतलब शो कर रहा है, तो वो अपनी हेल्थ की, लाइफ की ही सेफ्टी के अगेंस्ट जो है राइट टू सेफ्टी को एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आज की लास्ट केस स्टडी है. ये केस स्टडी है, यहाँ पर कहता है स्टेट एनी 6 रिलीफ अवेलेबल टू रीना इफ़ शी कंप्लेन एंड द कंज्यूमर कोर्ट. 6 में तो सारे ही रिलीफ्स आ गए वैसे तो, लेकिन फिर भी केस स्टडी पढ़ लेते हैं. तो इसमें ये चीज़ें कौन सी होगी, रीना परचेज 1 liter ऑफ प्योर देसी घी फ्रॉम ए शॉपकीपर. आफ्टर यूजिंग इट शी हैड ए डाउट दैट इट इज़ अडल्ट्रेटेड, मिलावट वाला है. शी सेंट इट टू अ लेबोरेटरी टेस्ट विच कन्फर्म दैट घी इज़ एडल्ट्रेटेड. स्टेट एनी 6 रेमेडीज़. आपको 6 रिलीफ बताने हैं. पहली चीज़ वो रिप्लेस हो सकता है, उसका पैसा रिफंड हो सकता है. तीसरा, अगर उसकी कोई भी ग्रीवियंस जेन्युइन है, किसी तरीके का हार्म हुआ है तो उसका कंपनसेशन भी मिल सकता है. उसकी सप्लाई को बंद करा जा सकता है अगर उसमें कोई हैज़ार्डियस चीज़ें हैं तो ये भी हो सकता है. तो ये आ गई हमारी 6 रेमेडीज़ जो हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी कि आपकी चीज़ें रिप्लेस, रिफ़ंड होने से लेकर उस चीज़ की सप्लाई पर रोक लगाने पर, सामने वाले पर फ़ाइन लगवाने से लेकर ये सारी चीज़ें जो हैं हम करवा सकते हैं. उसकी जो रेडी सप्लाई है उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है. उसको पनिशमेंट भी देकर उससे डैमेज जो है उसके लिए भी पैसे लिए जा सकते हैं और प्राइस पे करना है. तो ये हमारी आज की हो गई केस स्टडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. आज सो डियर स्टूडेंट्स,
आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारे ये कोर्स जो है ये वाइंड अप हो गया है। होपफुली हमने एक कोशिश करी छोटी सी कि आपकी कुछ हेल्प हो सके इस डिफ़िकल्ट टाइम पर। हमें पता है कि इस टाइम पर आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम नहीं ले पा रहे हैं, ट्यूशन्स भी ऑफ हैं और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई होंगी इस टाइम तक, क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप आ गया है एग्ज़ाम में और आपकी प्रिपरेशन में। और एग्ज़ाम को लेकर भी आप सब में डाउट हो सकते हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। जैसा भी है लेकिन आपको तैयारी करनी चाहिए और हमने कोशिश करी बहुत आसान तरीके से आपको ये कोर्सेज, अगर आप रोज़ के लिए सिर्फ आप अपना 1 आवर भी निकाल रहे हैं तो आपका हर रोज़ में एक यूनिट हो रही है, तो बहुत आसानी से आप अभी भी कवर अप कर सकते हैं जो भी कमियां रही हैं। एक छोटी सी कोशिश है स्कूल स्टेशन की टीम के साथ मिलकर, और हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है इस कोर्स को करने के लिए। अगर आप में से किसी की भी हेल्प हो पाई तो हमारी मेहनत जो है वो पूरी तरीके से कामयाब होगी। थैंक यू।